सामाजिक सरोकार निभाता रहा है और इसी कड़ी में गंज बासोदा में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया है। उम्मीदों का गंज बासोदा कार्यक्रम। बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए हैं, जिसमें गंज बासोदा के विकास पर चर्चा चल रही है। बनना है भूमि पूजन का कार्य बस बचा हुआ है। हमारे रायखेड़ी धाम त्योंदा क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। रायखेड़ी धाम मेलवाड़ा से लेकर रायखेड़ी धाम का मार्ग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। उसका भूमि पूजन का कार्य हो चुका। मानोरा हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। जगदीशपुरी के बाद अगर नाम लिया जाता है तो मानोरा जी का लिया जाता है। मानोरा में मानोरा से लेकर गुंडई वाला मार्ग 6 करोड़ की लागत से वो मार्ग भी बनने जा रहा है। अगर हम बात करें, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें हमारे क्षेत्र में कार्य शुरू ना हुए हों। चलिए, तो विधायक जी का कहना है कि काफी सारे काम हुए हैं। मैं आपकी तरफ भी आऊंगा और आप सबसे आग्रह भी है कि बहुत शांति से सुने इस बात को, क्योंकि ये आपके अपने गंज बासोदा की बात है। और मैं जो लोग खड़े हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो अगर बैठ जाएंगे तो, क्योंकि आपके अपने गंज बासोदा की बात है, आपके अपने शहर की बात है। और ये एक बड़ा अंतर पैदा करता है कि आप अपने शहर की बात को कितनी गंभीरता से सुनते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात को कितनी गंभीरता से आप सुनते हैं। ये एक बड़ा अंतर पैदा करता है और इसीलिए मैं बार बार इंदौर की बात करता हूं। और भी कुछ बातें जो मेरे जहन में रहती हैं। एक कार्यक्रम में हमारे साथ एक महत्वपूर्ण बात एक राजनेता ने कही। उन्होंने कहा, भोपाल, लखनऊ, पटना, जयपुर, ये जो कैपिटल हैं, ये हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे की तुलना में, नागपुर की तुलना में पीछे क्यों रह गए। उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि इन शहरों ने अपने को अपडेट नहीं किया, इसीलिए ये शहर बुजुर्गों के शहर बनते जा रहे हैं। क्योंकि रोजगार के लिए उनके बच्चे पुणे जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, नागपुर जाते हैं, लेकिन आपके अपने शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। इससे लड़ना पड़ेगा। भोपाल और इंदौर जैसे शहरों के सामने चुनौती ये है कि आप अपने को अपडेट करिए। कम से कम बासोदा से गया बच्चा 125 किलोमीटर दूर से पेरेंट्स से मिलने तो आ सकता है, जब जरूरत होगी 2 घंटे में। इंदौर गया बच्चा 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से आ तो सकता है। चेन्नई से, बेंगलुरु से, पुणे से वो फ्लाइट पकड़ के इंदौर आएगा, भोपाल आएगा, फिर वहां से बाई रोड पकड़कर आएगा। ये व्यवस्था आपको भी समझनी पड़ेगी। आपको भी ये सवाल इधर भी पूछना पड़ेगा, खुद से भी पूछना पड़ेगा कि कब तक हम अपने बच्चों को यहां के स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर भोपाल में, और फिर भेज देंगे चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे। ये बड़ा सवाल है। आज ये सवाल अपने दिमाग में लेकर जाइएगा। शशि जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये दौर नगरीय विकास का दौर है। आप नगरीय निकाय की एक अहम प्रतिनिधि हैं। किस तरह से आप देखती हैं, किन चीजों को आप देखती हैं जिनको लेकर आपको गर्व भी महसूस होता है कि मैंने ये गंज बासोदा के लिए किया, और किन चीजों को लेकर मैं अफसोस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कहीं मन में कसक जरूर है कि ये करना है। मैं सर्वप्रथम आपको नमस्कार करती हूँ, और जो अभी मेरे सामने बैठे मेरे गंज बासोदा के पत्रकारगण और नगरवासी हैं, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। क्योंकि नगर पालिका में मुझे 1 वर्ष हुआ है और इस 1 वर्ष में स्वर्णिम जो समय गुजरा है, मैं उसकी कल्पना करती हूँ, क्योंकि वो काम हमने किए हैं। हमने मतलब हमारे जो नगर के नगरवासी हैं, मेरी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, पार्षदगण हैं, सब लोगों का साथ हुआ है, तो हमारे नगर का ये विकास देखने को मिल रहा है। सर्वप्रथम हमने जो यहाँ समस्या थी सुअर मुक्त करने की, क्योंकि मंदिर, हमारे जैन मंदिर भी बहुत हैं और हमारे समाजों के भी मंदिर बहुत है, रामकृष्ण के, शीतला माता, तो जो माता ढालने जाती थी सुबह माताएं बहनें, तो सुअर बहुत गंदगी करते थे। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी और बहनें भी कहती थी कि हे भगवान, इनसे मुक्ति कब मिलेगी। तो पहला कदम हमारा था सुअर मुक्त करने का, और बहुत समस्या हमें आई उसमें, क्योंकि हमारे सफाई मित्र जो थे वो उन्हीं के थे।
तो हमें सामना करना पड़ा उनकी नाराजगी का। तो बहुत अच्छे से हमने पहले बहला फुसलाकर उनको अपने भरोसे में लेके समझाइश देकर हमने यहाँ से सुअर मुक्त करा। दूसरी रोडों की जो हमारे यहाँ जाम लग जाता था, पारासरी पुल बहुत सकरा था, एक बहुत बड़ी पाइपलाइन जो वहां से गई थी वो 5-7 फीट की जगह घेरे हुए थी, तो उससे अक्सर जाम की स्थिति रहती थी, तो वो भी कष्टप्रद थी। तो उसके लिए भी हमने जो पारासरी का पुल था उसको चौड़ा करा और जो पाइपलाइन थी उसको और साइड में चौड़ा करने के और उसकी शिफ्टिंग करी। हमने नगर वासियों को 3 दिन का उनको आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन में पूरा कर देंगे, कृपया पानी अपना इकट्ठा करके रख लें और कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारे कुशल जो इंजीनियर थे और हमारे कर्मचारी थे, उनने सिर्फ 24 घंटे में पाइपलाइन चालू करवा दी। उसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमें कहीं से कोई एक समस्या सुनने को नहीं मिली। और जय स्तंभ पर भी अक्सर जाम की स्थिति लग जाती है, क्योंकि अतिक्रमण किया हुआ छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं उन लोगों ने, तो जाम की स्थिति रहती थी। तो दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम बाईपास ऐसे कर दें कि वहां जाम की स्थिति ना रहे। तो 4 बाईपास हमने अपनी बैठकर हमारी परिषद में हमने पास करवाए। और खुशी की बात यह है कि 2 चालू हो गए और 2 और होने वाले हैं, जिससे हमारी जाम की स्थिति से हम आराम से निजात पा जाएंगे। और पारासरी जो चौड़ीकरण हमने ऊपर पुल किया और नीचे गहरीकरण किया, उसमें हमें प्रशासन वर्ग का पूरा सहयोग रहा। पंचतत्व संस्था, सृष्टि संस्था, ये सारी संस्थाओं ने हमारा भरपूर सहयोग किया और उसको हमने चौड़ा करा। उसके हमें 2 फायदे हुए। एक तो जो पानी सीधा गया वो गंदे नाले में, जो नाला कहने लगे थे, वो रुका नहीं, सीधा बहा। और बहने के साथ ही उसका जो पानी रुका नहीं, तो निचली बस्तियों में बाढ़ के हालात नहीं बने और निचली बस्तियों में पानी नहीं भरा। तो ये बहुत सुखद हमें अनुभूति हुई कि अब हमारे जो गरीब बंधु हैं, जो रोजमर्रा में काम करते हैं, उनके घर में पानी नहीं भरा। तो और हम पारासरी को जो एक नाले का रूप लिए थी, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि उसको हम नदी का ही रूप देंगे जो पूजनीय है। और उसको स्वच्छ लाइटों से सजाकर हम एक पाराशर मुनि की एक मूर्ति वहां स्थापित करके उसको श्रद्धा का केंद्र बनाएंगे। और श्रमिक वर्ग जो इकट्ठे हो जाते हैं माता मंदिर के पास, वहां भी जाम की स्थिति हो जाती है, तो उनको बैठने के लिए कहीं बेंचेस नहीं थी, तो वो पीड़ा भी मेरे मन में रहती थी। आते जाते देखती थी मैं उनको। तो श्रमिकों को बैठने के लिए अभी हाल में हम लोगों ने बेंच देकर उनके एक शेड के नीचे बैठ के कि आप वहां बैठ कर इंतजार कर लीजिए, जाने आने के लिए बहुत अच्छा लगता है, वहां बैठ के खाना खाने लग जाते हैं, बैठते हैं। ये हमारे नगर की मेन उपलब्धियां हैं। बाकी योजनाएं सरकारी तो बहुत हैं, लेकिन हमारे नगर में ये उपलब्धियां हैं। चलिए, बड़े आत्मविश्वास से आपने गिनाया कि क्या क्या हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ये गंज बासौदा को ही ये सुअवसर और ये सौभाग्य मिला है कि यहाँ 3 महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं आसीन हैं। तो एक बार करतल ध्वनि से, तालियों से इसका स्वागत कीजिए। डिसिप्लिन की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी मेरे एक मित्र अमेरिका से लौटे तो उन्होंने वहां रेंट पे एक कार ली। भारत की आदत है, जैसे आपकी हमारी सबकी आदत है, किसी सभा स्थल पे है तो बातचीत बंद नहीं होती, कभी निरंतर चलती रहती है, मोबाइल पर ध्यान बराबर बना रहता है। पश्चिम की सोसाइटी इस मामले में हमसे भिन्न है। वहां ये माना जाता है कि अनुशासन महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और बार बार अपना मोबाइल देख रहे हैं तो इसको अशिष्टता माना जाता है कि आपका ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं है। यहां तो घर पे आए हुए व्यक्ति पर ध्यान नहीं रहता। जी क्या बोला आपने? जी जी, जी 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। तो उन्होंने कहा मैंने गलती से हॉर्न बजा दिया एक हाईवे पर, तो मुझे आगे वाली गाड़ी ने हाथ दिया कि आप थोड़ा साइड में रुकिए, वहां हॉर्न नहीं बजाया जाता। हॉर्न बजाना यानी बहुत बड़ी असभ्यता है। उन्होंने गाड़ी रोककर कहा मुझसे गलती क्या हुई जो आपने हॉर्न बजा दिया? मैंने कोई गलती की? अपनी लेन ब्रेक या क्या किया? कोई मैंने गड़बड़ी, कोई त्रुटि की? जो लोग बॉम्बे के हैं, बॉम्बे का भी अनुभव आपका होगा, वहां हॉर्न नहीं बजता। हॉर्न बजाना यानी कि ये ड्राइवर नया है, किसी और शहर से आया है, इसको पता नहीं है। ये चीजें हमें सीखनी होंगी।
मैंने चीन पर एक स्टोरी की थी एक बार, कई साल पहले, जब मैं एक बड़े अखबार में था। मंडीदीप में चीन से कुछ कर्मचारी आए थे। आप और हम सब ये बात करते हैं कि चीन बहुत आगे है। क्यों आगे है? वहां जिस कंपनी में मंडीदीप की वो आए, वहां के मालिक ने मुझे बताया कि हम इसको चावल दाल दे देते हैं तो भी प्रेम से खा लेता है, समोसा दे देते हैं तो वो भी खा लेता है, और 16-16 घंटे काम करता है, और 6 महीने का काम 3 महीने में खत्म करके चला गया। ये वो डिसिप्लिन है जिसकी जरूरत हमको है, भारत को है, आपको, हमको, सबको है। मैं आपको प्रवचन जरूर दे रहा हूं, लेकिन मुझे भी है। अनुशासित होना यानी आगे बढ़ना, बहुत अच्छी बात है। मैं त्रिमूर्ति की तीसरी कड़ी जो है नीतू जी, उनकी तरफ बढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि जनता का तो सहयोग आपको मिलता है, आपके पतियों का भी पूरा सहयोग आप तीनों को मिलता होगा जी। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है और मिलना ही चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी दो पहिए हैं जीवन रूपी गाड़ी के। आपका माइक्रोफोन चालू है? ये ले लीजिए, नहीं तो आप ये ले लीजिए जी। आप बताइए कि विकास को आप किस तरह से देखती हैं? विकास की संकल्पना या विकास का रूप आपके मन में क्या है, और जनपद में विकास की किस रूपरेखा को लेकर आप आगे बढ़ी? सर्वप्रथम तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों, पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। और जैसे कि आपने अभी बोला कि हम तीनों इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, तो इस मौके पर मैं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को याद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए संविधान में अधिकार प्रदान किए हैं, इसलिए आप हमें मंच पर देख पा रहे हैं और हम विभिन्न जो क्षेत्रों में निर्वाचन होकर जनमानस की सेवा कर पा रहे हैं। अब आप क्वेश्चन बोलिए। मैं यही लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अटल जी की नरसिम्हा राव से बड़ी गहरी दोस्ती थी। जो यहाँ सियासत में, राजनीति में रुचि रखते हैं उनको पता होगा, और जो बच्चे कम जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी यानी भारतीय जनता पार्टी के अपने समय के, और अभी भी, भले ही वो दिवंगत हैं, लेकिन सर्वोच्च नेताओं की क्रम में वो पहले क्रम पर खड़े होते हैं। नरसिम्हा राव जी भी अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे, और दोनों में समानता ये रही कि नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री हुए, अटल जी बाद में हुए, लेकिन दोनों में मित्रता बड़ी गहरी थी। और इस दौर में कई बार ये सवाल हम सुनते हैं कि मित्रता कम हो रही है। तो एक पत्रकार ने टेलीविजन के अटल जी से पूछा कि नरसिम्हा राव से, यानी कांग्रेस के बड़े नेता से, बीजेपी के एक बड़े नेता की मित्रता है, ये कैसे संभव है कि भाई आपको पार्टी से मुश्किल नहीं आती? तो उन्होंने अपने खास अंदाज में आंख मिचमिचाते हुए जवाब दिया, मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। ये आत्मविश्वास भी होना चाहिए। बात मंच किसी भी पार्टी का हो, लेकिन मुझे लगता है बड़े उदार मन से दोनों ही दलों को, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही दल हैं, दोनों दलों के नेताओं का सम्मान से नाम और उनके कामों का उल्लेख होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। विकास की रूपरेखा, संकल्पना, और जनपद में आपने क्या क्या किया, इस पर? जनपद में अभी मुझे 1 वर्ष हुआ है, और मैं महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह से जोड़ रही हूँ। अभी 1 वर्ष में मैंने 188 समूहों का गठबंधन किया है, जिसमें 2500 महिलाओं के लिए रोजगार मिला है। जैसे कि वो ये छात्र छात्राओं के लिए जो ड्रेस होती है उसकी सिलाई करती हैं, चूड़ियों का काम, मिट्टी के खिलौने, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ऐसे वो काम करती हैं। और 10 स्व सहायता समूह की महिलाएं ये राशन की दुकानों पर खुद संचालन कर रही हैं। तो मैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जब वो घर से बाहर निकलेंगी तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगी। तो मैं उन लोगों से मिलती हूँ और पूछती भी हूँ कि पहले में और अब में आप में क्या अंतर आया। तो वो कहती है, पहले हम घर से ही बाहर नहीं निकल पाते थे और बात भी नहीं कर पाते थे किसी से। अब मैडम हम बैंक में जाकर अपना खुद का काम करते हैं और सब अधिकारियों से बात कर पाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं उन लोगों को और बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि गाँव में
जैसे कि जानते हैं आप कि गांव में परेशानियां होती हैं, बाहर नहीं भेज पाते हैं, तो मैं उसमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ और गांव में स्वास्थ्य के तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ और नालियाँ हैं, ये सड़कें, गड्ढे हैं वहाँ पे, उसके लिए ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। आपके जो जीवन साथी हैं उनसे पूरा सहयोग मिलता है आपको? बिल्कुल उनसे। यहाँ देख, इसके लिए मत कहिए इतने सारे लोग बैठे हैं। नहीं, मैं आपको मैं बतलाना चाहती हूँ कि मैं भी घर पर ही रहती थी, राजनीति से कोसों दूर थी। मेरा परिवार राजनीति में शुरू से ही रहा है, बरसों से, पर मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, चाचा ससुर, सब लोग राजनीति में रहे। मैं काफी कोसों दूर थी इससे। पहली बार ही मैं घर से निकली हूँ राजनीति में और उनका सारा सपोर्ट रहा है, मेरे जेठ जी का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरे पूरे परिवार का। तो मैं यहाँ से उनको बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि आप जो मुझे यहाँ पर बोलते हुए देख रहे हैं, बैठते हुए, सारा सपोर्ट उनका है। वाह, तालियों से स्वागत करना चाहिए। हमारा एक बंसल न्यूज का बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम है अफसरनामा। इसमें हम अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से बात करते हैं। इसमें दो घटनाएं मुझे हमेशा याद आती हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, एक फिल्म आ रही है अभी अक्टूबर में। ये फिल्म उन्होंने ही बनाई है जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS बनाई है, विनोद चोपड़ा साहब हैं। और ये फिल्म में मध्य प्रदेश के ही एक ऐसे IPS अधिकारी पे बन रही है जो हैं तो महाराष्ट्र कैडर के IPS, लेकिन 12वीं में फेल हो गए थे, वो 12th फेल है वो। इस पर एक किताब उनके मित्र ने लिखी है और अब उनकी कहानी पर फिल्म बन रही है जो अक्टूबर में रिलीज होगी। एक मध्य प्रदेश की महिला है जिनकी शादी के बाद उतने सौभाग्यशाली नहीं रही जैसी 3 महिलाएं हैं यहां हमारे साथ हैं। उनके फौजी पति ने उनको बहुत प्रताड़ित किया, पढ़ने लिखने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, पति से डाइवोर्स लिया और आज वो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं निश्चित तौर पर, अगर सिर्फ उनको थोड़ा सा समर्थन मिले, सम्मान मिले। इससे अधिक उनकी कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और भारत एक ऐसा समाज, अभी सनातन पर बहस छिड़ी है कि जहां नारी के सम्मान की बड़ी महत्ता है, जहां नारी का अपमान हुआ है वहां पूरा कुटुंब का सर्वनाश हुआ है। आप देख लीजिए, जिस सभा में, कौरवों की जिस सभा में एक स्त्री के चीरहरण की बात थी, पूरा नाश हो गया। तो ये नारी सम्मान है, स्त्री सम्मान है और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। यहां बिटिया भी बैठी है हमारी बहुत सारी, कि ये घर से, ये मेरी माताजी हमेशा मुझसे कहती थी कि हर चीज तुमको माफ है, लेकिन अगर कभी चरित्र पे दाग उठा तो इस घर में रहने के पात्र नहीं रहोगे। आज भी मैं डरता हूं कि कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए सम्मान में, क्योंकि ये संस्कार मुझे मेरे परिवार से मिला कि स्त्रियों का सम्मान करना है। ये महत्वपूर्ण बात है। एक छोटा सा राउंड लेके हम अपने अगले पैनल की तरफ बढ़ेंगे। लीना जी, अब चुनाव बहुत नजदीक है, यात्राएं निकल रही हैं, जन आशीर्वाद यात्रा है, कांग्रेस की बात है, जन आक्रोश यात्रा की, जन आशीर्वाद की है, दावा है कांग्रेस का, जन आक्रोश भी है। दोनों चीजों के बीच में चीजें आगे बढ़ेंगी। आप अगर ये दावा करती हैं, करेंगी ही आप, कि 5वीं बार भाजपा सरकार, तो क्यों? हमारी सरकार में जितनी भी योजनाएं बनी उनका लाभ हमारे पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है। आपने बात करी कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार में कहा जाता था कि 1 रुपए डालो, 100 रुपए, 1 रुपए डालो तो 10 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन हमारी सरकार में कहा जाता है 100 रुपए डालो तो 100 रुपए हमारे हितग्राहियों के खातों में आते हैं। अनेक योजनाएं बनी और उनका लाभ हमारे हितग्राही भाई बहनों को मिल रहा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना लाडली लक्ष्मी योजना। आज हमारी बेटियों को, आप जो पढ़ते हुए देख रहे हैं, आपने 2 बार बेटियों को संबोधित किया। एक समय ऐसा था गांव में बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान बने तो वो लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए।
उस समय पर हमारी बेटियों को सम्मान मिलना शुरू हुआ गांव में और बेटियों ने स्कूल जाना शुरू करा। आज जब मैं के साथ दिनेश अवस्थी। बंसल न्यूज पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक सरोकार निभाता रहा है और इसी कड़ी में गंजबासौदा में खास कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, उम्मीदों का गंजबासौदा। बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, आम लोग शामिल हुए हैं, जिसमें गंजबासौदा के विकास पर चर्चा चल रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हमने G20 में देखा है। जिस तरह से 73 मसौदों पर सबकी सहमति करा लेना, जो कि अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के लिए भी नामुमकिन था, वो माननीय मोदी जी ने अपने कूटनीतिक तरीके से मनवाया। और जहाँ तक हम बात करें बासौदा की या ग्रामीण क्षेत्र की, तो आप जैसी बात कर रहे थे ट्यूशन छोटे छोटे शहरों में, तो मुझे याद है पिछले टाइम पे मैं जिला पंचायत सदस्य था हैदरागढ़ ग्यारसपुर क्षेत्र से, तो वहाँ पर हमारे एक तहसीलदार साहब थे, चड़ार साहब, नायब तहसीलदार, उनके माध्यम से एक उम्मीद क्लास उन्होंने चालू की थी और उसमें मैंने स्वयं के पैसे से, कोई निधि से नहीं, एक प्रोजेक्टर दिया था जो आज भी चल रही है। इस तरह की आवश्यकताएं हैं, त्योंदा है, हैदरगढ़ है, ग्यारसपुर है, छोटे छोटे कस्बों में अगर इस तरह से जो शासकीय कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, वो इस तरफ जाएं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य किस तरह सुधरेगा, तो निश्चितता विकास हो सकता है। जहाँ तक गांव की बात करें तो अभी हमारे हैदरागढ़ और ग्यारसपुर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं से वंचित है, तो इस तरफ भी अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोला है और कुछ योजनाएं भी बनी हैं। तो उस क्षेत्र में सिंचाई के जब साधन उपलब्ध हो जाएंगे तो निश्चितता जो गांव के लोग 12वीं के बाद या अन्य उसमें पढ़ाने के लिए बच्चे को ले जाते हैं, तो परिवार को या तो पलायन करना पड़ता है या अप डाउन करना पड़ता है। जब उनके पास में सभी संसाधन वहां उपलब्ध होंगे तो इससे रुकेगा जी, और निश्चितता इसमें विकास की बहुत संभावना है। और जहां तक बात हमारे तिवारी जी कह रहे थे, तो मैंने वास्तव में यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी को कही हुई है कि विदिशा से आप आएंगे और ग्यारसपुर, त्योंदा और बासौदा तक कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ग्यारसपुर का दिया हुआ है कि ग्यारसपुर में खोल दिया जाए। तो ये आगे हमें विश्वास है कि इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वास्तव में जो डेवलपमेंट किया है, आज चाहे आप किसी भी आर्थिक क्षेत्र में ले लें, शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, धार्मिक क्षेत्र में ले लें, वो सन 47 से 2003 तक का शासनकाल में नहीं हुआ है। मगर अभी पॉसिबिलिटी बहुत है, अपार संभावना है जी हमारे देश में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, बहुत संभावना है। अभी हमारे सैचुरेशन नहीं है कि पंजाब जैसा सैचुरेशन हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तो मुंबई के गांव में हम विद्यार्थी जो हैं, मैंने सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से 1990-91 में पत्रकारिता की पढ़ाई की। तो माखनलाल आरंभ होने की स्थिति में था, शुरू नहीं हुआ। तो हम मुंबई के पास एक गांव में गए, वहां सड़क को लेकर गांव के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण धरने पर बैठे थे। हमने उनसे पूछा, तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए दिक्कत होगी, ले जाने में पेशेंट को शहर तक दिक्कत होगी। तो हमने पूछा क्या प्रॉब्लम आती है आपको पेशेंट ले जाने में? उन्होंने कहा अरे ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, हमारा प्याज है ना, हमारा प्याज नहीं जाता है मुंबई अभी ठीक से, पूरा महाराष्ट्र में पूरे कंट्री में जाना चाहिए ना प्याज हमारा। मैंने कहा अरे बाप रे, ट्रक आए, ऐसी सड़क बने गांव तक, उनके खेत तक ट्रक आए और आसपास जो कुछ पुरातत्व महत्व के मंदिर है वहां तक भीड़ आए, पर्यटक आए। महाकाल लोक परिसर बनने के बाद इंदौर उज्जैन में होटल खाली नहीं है। अगर ये नीलकंठेश्वर महादेव स्थापित होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे, इतना सुंदर मंदिर है आपका, तो यहां भी वही स्थिति होगी। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कंक्लूड करूंगा मैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया और पुरुष इस बात से नाराज नहीं होंगे कि महिलाओं को अधिक समय मिला है, वो डिजर्व करती हैं। जी, तो देवेंद्र जी मैं आपकी तरफ, फिर नरवरिया जी से हम समापन करेंगे। जी नमस्ते जी। सभी आगे जो
हमारे शहर के गणमान्य नागरिक बैठे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि शरद जी, हमने जो पूर्वजों से सुना है, इस शहर की जो बसाहट है, बेतवा नदी के किनारे इस शहर को बसाया, इस शहर के इर्द गिर्द बड़े ही आध्यात्मिक स्थान है, तो ऐसा माना जाता है कि ये कोई तपोभूमि रही होगी, इस कारण इस शहर को बसाया। आध्यात्म से लोगों का बड़ा लगाव रहा है। इस शहर को बाबा जगन्नाथ की भूमि माना गया, पक्कड़ बाबा की, भरतदास जी महाराज थे जो विश्वविख्यात थे, जिनकी यहाँ के जिले तो ठीक है, प्रदेश भर में जिनकी पहचान थी। उसके बाद इस शहर को समाज सेवा के नाम में भी दुनिया में इस शहर की पहचान रही। स्वर्गीय बिशन भाई शाह हों, पंडित मदन मोहन मिश्रा हों, और भी इतने समाज सेवियों के नाम से इस शहर को जाना गया। वाह, बहुत बढ़िया था। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए साहब। गंज बासोदा के जितने पूर्वज हैं उनको जरूर याद रखें। हम इसको एक अपने गर्व का विषय मानते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। और दूसरी एक और चीज बता दूं कि हम यहाँ जो बैठे हैं या जो नीचे बैठे हैं, हम सब में बड़ा प्रेम है। पार्टी की बात, क्या बात है, तालियां साहब। मतलब कि किसी से हम चाचा बोलते हैं, किसी से ताऊ बोलते हैं, कोई बुआ है, कोई माँ है, किसी से हम बूढ़ी डुकरिया बोलते हैं। मैं अपेक्षा रखता हूं कि कांग्रेस में भी चाचा, मौसी, ताऊ होंगे आप। होते हैं सर, बिल्कुल है। तो मेरे नहीं सर, नीचे भी जो लोग बैठे वो सब आपस में हम सब की कनेक्टिविटी रहती है। तो शहर हमारा ठीक चल रहा है। हमारे नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने जिस दिशा में पिछले 20 मतलब कई सालों से जहां ले जाना चाह रहे थे, वो हमारी गाड़ी ठीक चल रही है। हम लोग जब आपस में चर्चा करते हैं, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, हम लोग जो चर्चा करते हैं, जो हम शहर के विषय में कभी विचार करते हैं कि हमारी जो हमसे पुरानी पीढ़ी थी, हमारे बाप दादे थे, हम भी गांव के लोग हैं जी, तो बहुत कमजोरी में रहे, परेशानी में रहे, लेकिन प्रयास ये रहा कि हम बासोदा में मकान बनाने, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए हम बाजार में जाएं, और उन्होंने वो किया। आज बहुत बड़ी तादाद में शहर के बच्चे साथ बाहर नौकरी कर रहे हैं। इवन विदेशों में तक कई बच्चे यहाँ की नौकरी कर रहे हैं। कुछ भोपाल पढ़ रहे हैं, इंदौर पढ़ रहे हैं, बेंगलुरु, सब जगह पढ़ रहे हैं। एक ग्रहण जैसा माने या कुछ माने कि पिछले कई वर्षों से एक नशे की प्रवृत्ति ने शहर को थोड़ा सा परेशान किया है। फिर भी मैं उसमें कहूंगा कि पिछले 1.5-2 सालों में जब सबने एक सामूहिक प्रयास किया, सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोगों ने बैठकर हम सब ने विचार किए कि ये गलत रास्ते पे कहीं ना कहीं गाड़ी जा रही, तो उसको पिछले 1.5-2 सालों में उसमें फर्क है। तो मेरी भी चिंता इस बात की है कि एक राजनीतिक दलों का एक अपना काम है, ये कोई राजनीतिक दल काम नहीं है, लेकिन हमारी समझ में, सोच में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी खड़ी हो रही है लोगों की, तो उसको ठीक करने के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। उम्मीदों का गंज बासोदा यही है कि अगली पीढ़ी हमारी ठीक हो, अगली जनरेशन हमारी पढ़े लिखे, जो कुछ थोड़ी बहुत विकृतियां आ रही हैं उनको हम ठीक कर लेंगे और प्रयास कर रहे हैं। और हमारा आपसे वादा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम उसको ठीक भी कर लेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शहर हमारा जहां था वहीं पहुंचेगा। देवेंद्र जी, आपने बहुत उम्मीदों की बात की है कि विकृतियों की तरफ भी ध्यान हमारा होना चाहिए। शहर में क्या विकृतियां हैं और ये बड़े लोग ही देखेंगे। एक दार्शनिक के पास एक ऐसे ही किसी व्यसन की लत के शिकार व्यक्ति को परिवार वाले ले गए, तो उसने कहा ठीक है, ये जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए, बस इनसे मेरा आग्रह है कि ध्यान और थोड़ी उपासना मेरे साथ करेंगे। कुछ दिनों में व्यसन तो पीछे चली गई, अब उनकी व्यसन हो गया था ध्यान और उपासना। तो हमें एक बेहतर विकल्प देना है अपने नौजवानों को। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, कई बार ज्यादा लाड़ प्यार उन्हें गलत रास्तों पर ले जाता है। आज इंदौर भी इससे जूझ रहा है। इंदौर की हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन इंदौर में भी ये प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति बहुत तेजी से पनप रही है। बहरहाल, लेकिन भारत सनातन है, चिरंतन है, शाश्वत है। इस समस्या का भी हल हम जरूर ढूंढ लेंगे। नरवरिया जी, कंक्लूड करूंगा मैं आपसे और उम्मीद करूंगा कि उम्मीदों के गंज बासोदा के लिए कुछ बहुत उम्मीद भरा, जैसा हमारे अन्य वक्ताओं के उद्बोधन में हमें बहुत उम्मीद दिखी, और पूर्ववर्ती महिलाओं ने तो समा ही बांधा। तो आप भी कुछ जी। सर्वप्रथम मैं गंज बासोदा की इस पावन धरा से बंसल न्यूज़ को और शरद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस छोटे से शहर में पधारे। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं विकास की बात करूं तो विकास किसी से छुपा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती।
भारतीय जनता पार्टी में एकात्म मानववाद पर विचार हैं और उन विचारों के आधार पर सेवा में काम करने का कार्य करती है। सत्ता के लिए कोई प्रयास नहीं करती। सत्ता तो एक रास्ता है जिससे हम जनता की सेवा कर सकें, ये एक रास्ता है और इससे बड़ा कुछ नहीं। दूसरी बात, मैं पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने उदयपुर मंदिर को लोक बनाने की घोषणा की है और ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है और उनका लगातार स्नेह प्रेम गंज बासुदा पर हमेशा बना रहता है, क्योंकि क्या है, वो गली गली घूमे हैं, पैदल घूमे हैं, साइकिल से घूमे हैं, तो उनका प्रत्येक पुराने लोगों से उनका जीवंत संपर्क रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि उन्होंने गंज बासुदा को बहुत कुछ दिया है, अब हम लोगों की उनको कुछ देने की बारी है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार वो गंज बासुदा से प्रतिनिधित्व करें और गंज बासुदा से चुनाव लड़ें तो हम सबको बहुत खुशी होगी। ये विकल्प मुख्यमंत्री जी स्वीकारेंगे कि नहीं, ये तो उन पर ही है, पार्टी पर है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से जैसे प्रधानमंत्री जी वाराणसी गए तो विकास की एक बयार बही। ये अच्छा है प्रस्ताव, बीजेपी कांग्रेस को ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों, बड़े नेताओं को कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल बदल कर लड़ना चाहिए, जो बड़े पदों पर होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, जिससे तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को विकास की उस गंगा में स्नान करने का मौका मिले। जी, बहुत, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि पूर्व में बताया कि भाजपा ने कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, सब लोग बैठे हैं, क्या भाजपा ने कुछ नहीं दिया? आप देखिए, गंज बासुदा की बात कर ले, गंज बासुदा में लगभग 8,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हो चुके हैं, 8,000 के ऊपर। और पूर्व की कांग्रेस की सरकार देख ले तो कोई एक भी कहीं किसी गांव में एक भी इंदिरा आवास मिल जाए, एक इंदिरा आवास, हम लोग पूरे गांव में 324 गांव हैं गंज बासुदा विधानसभा, सभी में जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। ये बहुत अंतर है। विधायक जी ने बताया कि 1 रुपए वहां से वो भेजते थे और 15 पैसे हितग्राही के पास पहुंचते थे। अब 1 रुपए भेजते हैं और 1 रुपए ही हितग्राही के पास पहुंचता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। आज महिलाओं की बात करें तो 1,41,00,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी का लाभ मिल रहा है। पूर्व की कांग्रेस की सरकार तो मुझे लगता नहीं कि बोलना चाहिए, लेकिन देखेंगे 70 साल में घोटालों की वो चल गई, वहां की तो और कुछ नहीं। चलिए, मुझे लगता है यहाँ कोई उत्तर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से नीतू जी वहां बैठी हैं, फिर हम बात कर लेंगे इस पर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बड़ा, कई बार माफ कीजिएगा, ये क्या आप लोगों को नहीं लगता कि एक ही जैसा लगता है? कांग्रेस का नेता आएगा, बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी का नेता आएगा, कांग्रेस ने क्या किया। मैं अक्सर ये सवाल जनता के सामने रखता हूं कि क्या कोई भी सरकार हारने के लिए चुनाव लड़ती है? क्या कोई भी जनता की निगाह में गिरने के लिए चुनाव मैदान में उतरती है? कोई भी जनप्रतिनिधि क्या इसलिए चुनाव लड़ता है कि जनता उसे हरा दे? दरअसल कहीं ना कहीं उसकी नीतियां, उसकी कार्य करने की शैली जनता को जब पसंद नहीं आती है तो वो सरकार, लेकिन कोई भी सरकार, वो बीजेपी की हो, वो कांग्रेस की हो, वो सरकार जनता के मन में बसने की कोशिश करती है। कई बार कुछ चूक होती है, बीजेपी से भी हुई होगी, तभी 2018 में 14-15 महीने वो सत्ता से दूर रही और कांग्रेस सत्ता में रही, फिर अंतर्विरोध रहे। कैलाश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत कम वक्त है क्योंकि भोपाल में एक आवश्यक कार्यक्रम है, तो मेरा भी शीघ्रता से पहुंचना आवश्यक है। जी सर जी, आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा था। हम लोगों ने लगभग 5 महीने से ग्यारसपुर में एक तालाब है, उसका सफाई का अभियान चला है और हमने देखा कई बार लोग कम आते हैं, कम वो रहता है, मगर अगर प्रयास किया जाए तो इस तरह भी हम जोड़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के कार्यों को करें, तो उससे जो लोगों का मन जो दूसरी तरफ जाता है उससे भटकने से हटता है। वो वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक तालाब है, 66 हेक्टेयर में है और पूरा जलकुंभी से पटा हुआ था। लगभग 5 महीने में हर संडे को हम लोग जाते हैं और अब बहुत लोग प्रेरित होने लगे।
लगभग 100 सभासदों के आसपास लोग आते हैं और हम लोगों ने इसको एक तरह से पंचायती राज के थ्रू कर दिया है। तो हमारे सरपंच जो है वहां पर आकर के और अन्य जनप्रतिनिधिगण काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग भी देख रहे हैं वो इस तरह के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लें। बिल्कुल ठीक है। एक दो पत्रकार मित्र कुछ एक पूछना चाहते हैं। आपके लिए एक जानकारी देता हूं शरद जी। जी हमारे गंज बासुदा की नगर पालिका के माध्यम से और यहाँ पारासरी नदी है, एकदम मध्य में बहती है, उसकी स्वच्छता का, उसका गहरीकरण का, उसका चौड़ीकरण का जन भागीदारी से प्रयास किया और इसलिए नगर पालिका को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जनता को भी जोड़ा और उसका सुंदरता के काम के लिए प्रयास भी किया। और हमारी एक समिति है, यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं कुछ, बैतवा की स्वच्छता के लिए भी लगातार प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जागरूक, और यहाँ सेवा के कार्य बहुत सारे चलते हैं गंज बासुदा में, और गंज बासुदा को सेवा की नगरी कहा जाता है। मतलब महिलाओं का दबदबा बरकरार रहेगा तिवारी जी गंज बासुदा में। जी हाँ जी, सवाल मर्यादा में और शालीनता से मेरा आग्रह रहेगा कि कई बार माफ कीजिएगा, पत्रकार मैं भी हूं, हम अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए ऐसा सवाल कर देते हैं। सवाल गंज बासौदा की संभावना पर केंद्रित हो और ऐसा हो जिससे गंज बासौदा के जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ के विदिशा के आनंद आए। जी सर, धन्यवाद आपके लिए और बंसल न्यूज के लिए जो हमें भी मौका मिला। यहाँ भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के भी रहे, यहाँ मंत्री भी रहे और दोनों तरफ से रहे, और माननीय अटल जी और सुषमा जी भी यहाँ से चुनाव लड़ी और जीती, जनता ने जिताया। जनता ये उम्मीद का बासौदा है, इसलिए कार्यक्रम में हम यही कहना चाह रहे हैं कि बासौदा के लिए कोई बड़ी यूनिट अभी तक क्यों नहीं मिली। जो लोग मंडी दीप जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं काम करने, वो अपने घर पे रह के काम कब मिलेगा उन्हें। तो मेरा सवाल यही है कि यूनिट कब डल पाएगी कोई कारखाना। उद्योग की बात आप कर रहे हैं। जी हाँ बताइए। जी डेरिया साहब आप भी बोल सकते हैं। जी जी पंकज जी माफी साहब। जी पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की है, और उसके तहत विदिशा जिले को कृषि यंत्र के लिए चिन्हित किया गया। और उसी के तहत पूरे विदिशा जिले में आप देखेंगे, गंज बासुदा की बात करें तो गंज बासुदा में इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ लगातार उद्योग खुल चुके हैं और कुछ खुल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लगातार उसका प्रयास चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बिल्कुल, एक पंकज जी अपनी बात कहेंगे, लेकिन अभी मैंने एक वेबसाइट पर एक बड़े अखबार की बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ी। तो बस्तर के, हाँ मैं पंकज जी को बोल रहा हूं, ये कोंडागांव बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोंडागांव एक छोटा सा जिला है। यहाँ के एक किसान क्लास 1 ऑफिसर थे एक नेशनलाइज्ड बैंक में। अब उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर किसानी शुरू कर दी और अब वो 8 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं क्योंकि वो जैविक खेती करते हैं। और उन्होंने यूरोप में देखा है कि वहां हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव होता है। स्टार्टअप की तरफ सीखो कमाओ का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। ये स्टार्टअप जितनी तेजी से होगा उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। ऋतुज एलिया जी हैं, ऋतुज का अर्थ भी बता दीजिएगा सर, बड़ा सुंदर नाम है। बारिश का दिन, जिस दिन बारिश होती है उसको ऋतुज कहते हैं। जी ऋतुज, तो आपका समय चल रहा है अभी। जी जी हाँ तो लोकेश जी, ऐसा है कि अभी एक मिनट से बात पूरी करनी। दिल्ली से नागपुर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो हमारे विदिशा जिले में से निकल रहा है, लगभग 70-80 किलोमीटर का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। उसमें भी जो हमारे जिले का बीच का, गंज बासुदा की बात नहीं है, जिले का जो बीच का एरिया है, जैसे आप माने काकपुर से अंबानगर या मसूदपुर तक या नटेरन से अंबानगर तक का, उसको चिन्हित करा गया है किसी बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, जिसकी संभावना तलाशी जा रही है। जैसे सोनू भाई ने अभी कहा कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है, तो कृषि के लिए कोई बहुत बड़ा उद्योग यहाँ स्थापित करा जा सकता हो, या रोजगार के जो हमारे क्षेत्र के पूरे जिले के लोगों को अच्छा रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उसकी संभावना तलाशी जा रही है उस कॉरिडोर में। और आने वाले समय में निश्चित ही वहाँ पे बहुत बड़ा एक औद्योगिक केंद्र आएगा, जिससे हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी पे बड़ा प्रहार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुज साहब।
और खूब बरसें ऋतुज जी, आप भी मतलब अपने जीवन में समृद्धि और जन सेवा के लिए खूब बरसें आप, और सावन भी खूब, सावन तो चला गया, भादौ खूब बरसे आप मध्य प्रदेश में जी। ये हमेशा हमारे जिले में बात होती है कि बड़ा उद्योग क्यों नहीं है। उद्योग के लिए भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये 5 चीजें लगती हैं। हमारे पास कृषि है, हमारे यहाँ कृषि कॉलेज है, लेकिन किसान लोग वहाँ जाके प्रोफेसरों से सहायता नहीं लेते कि हमें कौन सा कीटनाशक डालना है। दुकानदार जो बताता है वो डाल देते हैं। अभी हमने खानदानी किसान हूँ, पूसा गया था, पूसा ने आम की वैरायटी ऐसी विकसित की है, छोटे से छोटा पेड़ भी गमले में भी लगा देंगे, 20-20 किलो का आम हर साल निकलते हैं। अगर हम कृषि के क्षेत्र में ही हमारे लोग सारे प्रयास करें तो हमें किसी उद्योग धंधे की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 चीजें उपलब्ध नहीं है। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। भूमि से मतलब है उसके लिए उद्योग में लगने वाला कच्चा सामान। पूंजी तो खैर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम किया था रतलाम में, तो वहां ताइवानी अमरूद किसान उगा रहे हैं जो 15 दिन तक खराब नहीं होता। आप बिना फ्रिज के भी रखिए, इतना बड़ा अमरूद होता है। ताइवानी अमरूद कहते हैं, ताइवानी प्रजाति का है, तो सकल पदार्थ है जगमाही, सब कुछ है ना। आप अगर उसको ध्यान में रखिए, स्ट्रॉबेरी, मध्य प्रदेश का जो वातावरण है वो स्ट्रॉबेरी के लिए भी ठीक है, संतरे के लिए भी ठीक है, अमरूद के लिए भी ठीक है, और किसान तो कृषि कर्मण ला ही रहा है। तो भैया आ जाओ इस तरफ जी। तिवारी, जैसा प्रभात जी ने कहा, ये बात सही है, लेकिन ये कृषि प्रधान पूरा भारत ही है, और हमारा जिला यहाँ की ऐसी उपज पैदा करता है कि यहाँ की सरवती 306 मुंबई तक में गंजवासुदा के नाम से बिकती है। हमारे यहाँ का पत्थर, यहाँ जो क्षेत्र में निकलता है पीला और लाल, वह सिर्फ अपने क्षेत्र में उपयोग नहीं होता, वह विदेशों में तक जाता है, उसका एक्सपोर्ट होता है। तो हमारे यहाँ 25,000 से ज्यादा लेबर हमारे पत्थर क्षेत्र में काम करती है। हमारे कृषि क्षेत्र में यहाँ की उन्नत किस्म की उपज होती है, इसलिए गंजवासुदा में जो संभावनाएं हैं वह पत्थर और कृषि पर आधारित ही कोई बड़ा उद्योग लगे, इसकी योजना जरूर बननी चाहिए। चलिए, बहुत देवेंद्र जी आप कंक्लूड करेंगे कुछ, फिर उसके बाद हम स्मृति चिन्ह अतिथियों को जो सामने भी हैं हमारे और मंचासीन भी हैं, उनको हम स्मृति चिन्ह देकर विधिवत समापन करेंगे। मैं तो ऐसा तो आप देख रहे थे ये बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम उम्मीदों का गंज बासौदा, जो कि गंज बासौदा में ही आयोजित किया जा रहा है, जहां तमाम जनप्रतिनिधि, आम लोग और तमाम पत्रकार वहां पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल इस